पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसके अंतर्गत हमारा सेकंड सेशन है। इसके फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी लैंगिक जनन के अंतर्गत दोहरा निषेचन, यानी आवृतबीजी पौधों में किस प्रकार से दोहरा निषेचन होता है बीजांड के अंतर्गत। आज हम उसी के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तो बीजांड के अंतर्गत दोहरा निषेचन के लिए एक छोटा सा लाइन डायग्राम है जो कुछ इस प्रकार से होगा। एक सेल होगा, एक सेल के साथ हमारा फर्स्ट पॉलन न्यूक्लियस, ठीक है। यह फर्स्ट पॉलन न्यूक्लियस होगा जो एक सेल के साथ फ्यूज होता है और फ्यूज होने के बाद बनाता है जाइगोट। यह ट्रू फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, यानी अंडाणु कोशिका, अंड कोशिका जिसको हम कहते हैं, यह अंड कोशिका पहले वाले, यानी जब परागकण के केंद्रक का, परागकण के केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के दौरान दो पराग कोशिकाएं, दो पराग केंद्रक बने थे, जिसमें से पहले पराग केंद्रक का एक सेल के साथ जुड़ाव होता है, संयुग्मन होता है, तब जाकर बनता है जाइगोट यानी युग्मनज। अब यह हमारा सत्य निषेचन हुआ। इसके दौरान जो दूसरा था, ये पहला हमारा परागकण था और ये दूसरा पराग केंद्रक है। जो दूसरा पराग केंद्रक है अभी वो बचा हुआ है। अब उस दूसरे पराग केंद्रक के बाद हम यहाँ देखते हैं, चूँकि भ्रूणकोश के अंतर्गत 8 केंद्रक होते हैं, 3, 3, 6 और 2, 8। जिन 8 केंद्रकों में एक सेल यहाँ है जिसका अभी हमारे पहले पराग केंद्रक के द्वारा फर्टिलाइजेशन हुआ है इससे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है पोलर न्यूक्लियस, यानी ध्रुवीय केंद्रक है। यह ध्रुवीय केंद्रक 2 है, N+N के फॉर्म में। अब यह हमारा जो पोलर न्यूक्लियस है, यही बच्चों आगे चलकर आपस में संयुग्मित हो जाता है। इसके पहले ऊपर की तरफ बात करते हैं तो सिनराइज्ड सेल है, जिसे हम सहायक प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। निषेचन के पश्चात जो है कि यह नष्ट हो जाता है और उसके बाद भ्रूणकोश को वृद्धि करने में सहायक, यानी अगला चरण स्टार्ट होता है। अब हमारा ये जो पोलर न्यूक्लियस सेल है, ठीक है, ये आगे क्या होता है कि N और N के फॉर्म का ये हमारा है, यह आगे फ्यूज्ड होकर 2N पोलर न्यूक्ली बनाता है, ठीक है। यही 2N पोलर न्यूक्ली जो है वो हमारे सेकेंड पॉलन न्यूक्लियस के साथ जो है वो जुड़ता है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ N होगा, यह N के फॉर्म में होगा बच्चों। यह 2N+N, यह आगे चलकर बन जाता है 3N, ठीक है। अब यहीं 2 केंद्रक से एक तीसरा केंद्रक मिलता है, तो यहाँ 3 केंद्रकीय इम्ब्रियो सेट, यानी यही आगे चलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। यह जो अब बना जाइगोट, दरअसल यही आगे चलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है, भ्रूणकोश, ठीक है। इस प्रकार के समेकन को त्रिक समेकन भी कहते हैं, यानी 3N बनने को त्रिक समेकन कहते हैं, त्रिक समेकन।
और चूँकि निषेचन की क्रिया 2 बार हो चुकी है, एक यहाँ प्रथम निषेचन और दूसरा जो है यहाँ पर हमारा हुआ द्वितीय निषेचन। तो किसी पुष्पी पौधे के अंतर्गत पहले निषेचन के दौरान भ्रूण का निर्माण हुआ तथा दूसरे निषेचन के दौरान 2 केंद्रक के साथ एक तीसरा केंद्रक जुड़ा, तब जाकर यह दूसरा निषेचन हुआ। अब इन 2 निषेचनों को ही दरअसल दोहरा निषेचन कहते हैं। इसके पश्चात एक और कथन आता है त्रिक समेकन। कभी कभी पूछ देता है त्रिक समेकन क्या होता है, तो त्रिक समेकन के लिए यह लाइन डायग्राम आप बिल्कुल दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक सेल को पहले न्यूक्लियस यानी पॉलन न्यूक्लियस के साथ जोड़ना होगा, दूसरे बार जिसमें जाइगोट का निर्माण होगा, दूसरे निषेचन के दौरान आपको पोलर न्यूक्लियाई, यह पोलर न्यूक्लियाई है हमारा पोलर केंद्रक, इस पोलर केंद्रक को आप आपस में फ्यूज कराकर इसका हम दूसरे परागकण के केंद्रक के साथ निषेचन कराते हैं, तो भ्रूणपोष और त्रिक समेकन यानी 3N केंद्र प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा दोहरा निषेचन संपन्न होता है। अब आगे हम बात करते हैं एक प्रारूपिक बीजांड का के चित्र के बारे में। कभी कभी एग्ज़ाम के अंतर्गत यह आता है कि एक प्रारूपिक बीजांड का चित्र बनाइए, जिसके अंतर्गत यह फिगर आपको देना होगा, जिसका ऊपरी सिरा चार्जा कहलाता है, नीचे यह हमारा भ्रूणपोष का एरिया है, जो एक बड़ा सा सर्कल अंदर आपको दिखाई दे रहा है अंडेनुमा, यह भ्रूणपोष का सिरा है, ठीक है, इसे न्यूसेलस या केंद्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत यह साइड की कोशिकाएं जो हैं सिनेराइज्ड सेल, जिसे सहायक कोशिका कहते हैं, बाहरी परत आउटर इंटीग्यूमेंट के रूप में जानी जाती है, इनर इंटीग्यूमेंट उसी प्रकार से अंदर पोलर न्यूक्लियर, जिसे हम द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। जब यह फ्यूज हो जाता है तो इसे हम द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हमारी अंडकोशिका होती है, जिससे हमारा पहला जो पॉलन ग्रेन का केंद्रक होता है, वो पहला केंद्रक जो है इसके साथ फ्यूज होता है। और रही बात निषेचन के जुड़ाव की, तो कुछ इस प्रकार से जब हम ऊपर से हमारा पराग नलिका आता है बच्चों, तो वह इस प्रकार से होते हुए यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ प्रवेश करता है और यहीं से आकर जुड़ाव होता है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से जो है इसका जुड़ाव होते हुए यह ऐसे जुड़ता है और इस प्रकार से जुड़ने के दौरान जो है दोनों केंद्रकों का समसूत्री विभाजन होने के पश्चात यह यहीं से होते हुए इस प्रकार से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, एक और शब्द आता है बहुभ्रूणता और निषेक जनन, पिछली बार हम लोगों ने जाना था। अब बहुभ्रूणता क्या होता है, तो बहुभ्रूणता के अंतर्गत बच्चों यह होता है कि किसी भ्रूण के अंतर्गत एक से अधिक जनन छिद्रों का अगर विकास हो जाए तो इस प्रकार के बीज या इस प्रकार के भ्रूण को हम बहुभ्रूणता कहते हैं, जिसके अंदर एक से अधिक प्रकार के जनन केंद्रकों का विकास हो जाता है। अब हम निषेचन के विशेषताओं या निषेचन से होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे कि निषेचन से क्या होता है लाभ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, निषेचन होता है प्राणियों की वंश वृद्धि के लिए। सभी प्रकार के जीवधारी जो है अपनी वंश वृद्धि के लिए निषेचन की क्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त निषेचन के दौरान जंतु जो हैं वो नए जीवधारी को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार वनस्पति जो है वो नए बीज बनाते हैं। यह बीज जो है नए वनस्पतियों के उगने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं बीज के पोषण की सहायता से जंतु भी अपने आप को जीवित रखते हैं। इस प्रकार से पादपों में निषेचन से बीज बनता है
बीज निर्माण बीज का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे किस प्रकार से बीज का प्रकीर्णन होता है, अर्थात बीज किस प्रकार से आगे की तरफ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जब बीज का निर्माण हो गया तो बीज का प्रकीर्णन किस प्रकार से होगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है बच्चों फैलाव या बिखराव, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीज बनने के बाद बीज का उचित स्थान पर जाकर आरोपित होना और बीज जो है विकसित होकर नए पौधे के रूप में कैसे होता है। तो बीज का प्रकीर्णन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। यह संभव है, जिसके अंतर्गत जल, वायु और जंतु, यह 3 ऐसे मुख्य साधन हैं जो बीजों को प्रकीर्णित करने में यानी बिखराव करने में सहायक होते हैं। कुछ ऐसे भी आवृत बीजी हैं जिनके बीज काफ़ी हल्के होते हैं और बीज के ऊपर रोम होते हैं। इन रोम की सहायता से जैसे ही बीज परिपक्व होता है, परिपक्व होने के दौरान क्या होता है, बीज जो है बीजांड से प्रस्फुटित होता है। प्रस्फुटित होने के बाद यह हल्के होने के कारण वायु के वेग के साथ उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। अब वहाँ जाकर वो मृदा में लगते हैं। लगने के दौरान नमी और उचित परिवेश पाकर जो है अंकुरित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जल है। जल कुछ ऐसे जीव वनस्पति के बीज होते हैं जो जल में तैरक होते हैं या तैर सकने में सक्षम होते हैं। यह जल के द्वारा जल में इनके बीज जो है गिर जाते हैं और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करके यह प्रकीर्णित होते हैं या फिर प्रस्फुटित होते हैं। इसके अतिरिक्त जंतु के अंतर्गत जानवर, मनुष्य या फिर कीट पतंगे इत्यादि चीज़ें भी आती हैं जो फलों के रूप में खाते हैं, फल को खाते हैं और फल के साथ साथ वो बीज को भी खा जाते हैं। कुछ बीज जो हैं वो विष्ठा के रूप में या मल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कुछ बीज जो है उनके शरीर पर चिपक कर चले जाते हैं। कुछ बीज जो है वो फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के दौरान गिरने के कारण प्रकीर्णित होते हैं। इस प्रकार से बीजों का प्रकीर्णन मुख्य रूप से इन 3 चीज़ों के द्वारा संभव होता है, जिससे पौधे का एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरण होता है और नए प्रकार के वनस्पतिक पौधे उगते हैं। अब हम आगे बात करते हैं निषेचन से होने वाले लाभ की। निषेचन से क्या लाभ है और क्या हानि है। तो बच्चों, निषेचन का एक लाभ यह है कि जिन पौधों के अंतर्गत निषेचन जो है वो स्वनिषेचन की अगर श्रेणी में आता है तो ऐसे पौधों को विशेष रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि इनके पुष्प के अंतर्गत जो है नर भाग और मादा भाग बिल्कुल एक साथ परिपक्व होते हैं और परागण की क्रिया जो है बड़ी आसानी से इन पुष्पों के अंतर्गत हो जाती है। यह पुष्प देखने में बहुत कम आकर्षक भी होते हैं तथा इनमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके अतिरिक्त इन साधनों के अतिरिक्त इनमें यह विशिष्टता होती है कि जो पराग कण या मकरंद बनाने में अधिक इनकी ऊर्जा व्यय होती है या अधिक संसाधन नष्ट व्यय होते हैं, उनकी भी विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इसकी हानि क्या है, चूँकि लगातार निषेचन क्रिया होने से जो इनके आनुवंशिक गुण होते हैं वो बिल्कुल ही कमज़ोर होने लगते हैं। ऐसी दशा में बच्चों इनका जो है वो आनुवंशिक त्रुटि या फिर रोगग्रस्त होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। और रही बात पर परागण की, तो पर परागण में चूँकि पौधे जो है वो बाह्य माध्यमों पर आधारित रहते हैं, जिसके अंतर्गत वो जल, वायु और जंतु के समागम यानी जंतु के साधन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस दशा में इनको अधिक से अधिक परागकण यानी परागण बनाने की आवश्यकता होती है और ऐसी दशा में बहुत सारे परागण नष्ट भी होते हैं। इसके अलावा मकरंद भी बनाने पड़ते हैं।
इसके अतिरिक्त पौधे के चटक रंग, पुष्प के चटक रंग का होना भी आवश्यक है, जिससे कि वो कीटों को आकर्षित कर सके परागण के लिए। इसमें निश्चितता नहीं होती है कि परागण की क्रिया कब संभव होगी। यह परागण की क्रिया साधनों के ऊपर निर्भर करती है कि किस प्रकार से वो जंतुओं या फिर वायु या फिर जल इत्यादि बाह्य साधनों के द्वारा कैसे वह परागित तो होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके लाभ की। तो सबसे पहला लाभ यह है पर परागण से कि पर परागण के दौरान जो है नए प्रकार के जीन विनिमय का संयोजन होता है। इन नए जीन विनिमयों के संयोजन से आनुवंशिक त्रुटि में भी सुधार होता है और आनुवंशिक रूप से पौधे विकसित होते हैं, जिससे नई जातियों की उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है। इस कारण से जो है पर परागण की क्रिया जो है वह स्वपरागण की क्रिया से काफ़ी बेहतर मानी जाती है। सिर्फ इसमें इतना ही दोष है कि इसमें अधिक से अधिक मकरंद और अधिक से अधिक परागकण का लॉस होता है, यानी हानि होती है, क्योंकि पर परागण के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज आपको आज का यह टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।